नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज के Q3 नतीजों में मुनाफा साफ तौर पर दबाव में दिखा, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 41% गिरकर 14.3 करोड़ रुपए रह गया। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई तो बढ़ी, लेकिन बढ़ती लागत और खर्चों ने मुनाफे को काफी हद तक खा लिया। हालांकि रेवेन्यू 9.6% बढ़कर 673.4 करोड़ रुपए हुआ और EBITDA 8.7% बढ़कर 59 करोड़ रुपए रहा, लेकिन EBITDA मार्जिन 8.8% पर स्थिर रहा। इससे ये संकेत मिलता है कि कच्चे माल या ऑपरेटिंग खर्चों का दबाव अभी भी कंपनी पर बना हुआ है। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड के Q3 नतीजे मुनाफे के मोर्चे पर काफी कमजोर रहे, जहां नेट प्रॉफिट में 85.7% की बड़ी गिरावट आई और ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए पर सिमट गया। इसका मतलब है कि बिक्री के बावजूद नीचे की लाइन पर दबाव साफ दिख रहा है। हालांकि ऑपरेशनल स्तर पर तस्वीर थोड़ी बेहतर रही, क्योंकि EBITDA 9.7% बढ़कर 97 करोड़ रुपए पहुंचा और मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.5% हो गया। यानी कंपनी खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुनाफा अभी पूरी तरह संभल नहीं पाया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड नतीजों में मुनाफा 14.2% घटकर 166 करोड़ रुपए रहा, जिससे साफ है कि नीचे की लाइन पर दबाव बना रहा। इसके बावजूद कंपनी का बिजनेस स्केल मजबूत हुआ है और ग्रोथ की कहानी बरकरार है। कंपनी की कमाई 20.6% बढ़कर 5,801 करोड़ रुपए और EBITDA 19.1% बढ़कर 584.5 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्जिन करीब 10.1% पर स्थिर रहा। इसका मतलब है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत है, लेकिन कुछ सेगमेंट में लागत या अन्य फैक्टर्स का असर दिखा है। इमामी के दिसंबर तिमाही नतीजे मजबूत रहे, जहां वॉल्यूम ग्रोथ 9% रही और रेवेन्यू करीब 10% बढ़कर 1151.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। सर्दियों का सीजन कंपनी के लिए अहम होता है और इसी का फायदा इस तिमाही में साफ नजर आया। EBITDA 13.4% बढ़कर 384.2 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 14.5% बढ़कर 319.5 करोड़ रुपए रहा। हालांकि लेबर कोड का 10.2 करोड़ रुपए का असर भी पड़ा। कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया, जिसके बाद शेयर में तेज उछाल देखा गया। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के Q3 नतीजे बेहद दमदार रहे, जिसके बाद शेयर में एक दिन में 10% से ज्यादा की तेजी आई। बेहतर एनवायरनमेंट क्लियरेंस, मैलेट गैंट का तेजी से रैंप अप और स्लरी पाइपलाइन ने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मजबूत बनाया। कंपनी का पैट 180% उछलकर 1089.56 करोड़ रुपए पहुंचा और EBITDA मार्जिन 32% से बढ़कर 34.8% हो गया। माइनिंग और स्पॉन्ज आयरन दोनों सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, जिससे साफ है कि कंपनी का बिजनेस इस तिमाही में पूरी रफ्तार में रहा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के Q3 नतीजे कुल मिलाकर मजबूत रहे, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.8% बढ़कर 341.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम भी 13.3% बढ़कर 646 करोड़ रुपए रहा, जो लोन और डिपॉजिट दोनों में स्टेडी ग्रोथ को दिखाता है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी साफ सुधार देखने को मिला, जहां ग्रॉस NPA घटकर 0.91% और नेट NPA 0.20% पर आ गया। कुल बिजनेस 14.28% बढ़कर 1,07,000 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें डिपॉजिट और एडवांस दोनों की बैलेंस्ड ग्रोथ नजर आई। बजाज फिनसर्व के Q3 नतीजों में टॉप लाइन जबरदस्त रही, लेकिन मुनाफा रिपोर्टेड तौर पर लगभग स्थिर दिखा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,230 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के करीब ही है, लेकिन इसका बड़ा कारण ज्यादा प्रोविजंस और एक बार का लेबर कोड चार्ज रहा। अगर एक्सीलरेटेड ECL प्रोविजन और लेबर कोड इम्पैक्ट को हटा दें तो मुनाफा 32% बढ़कर 2,936 करोड़ रुपए तक पहुंचता। वहीं कुल रेवेन्यू 24% बढ़कर 39,708 करोड़ रुपए और नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 19% बढ़कर 13,216 करोड़ रुपए रहा, जिससे बिजनेस की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ साफ दिखती है। यूरेका फोर्ब्स के दिसंबर तिमाही नतीजों में मुनाफे में बड़ी गिरावट दिखी, जहां नेट प्रॉफिट 71.4% घटकर 10.02 करोड़ रुपए रह गया। इसकी मुख्य वजह लेबर कोड से जुड़ा 40.44 करोड़ रुपए का वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस रहा, जिसने नीचे की लाइन पर दबाव डाला। हालांकि कोर बिजनेस की हालत ठीक रही, क्योंकि रेवेन्यू 8% बढ़कर 645.8 करोड़ रुपए पहुंचा और EBITDA 16.3% बढ़कर 68.5 करोड़ रुपए रहा, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी की पकड़ मजबूत बनी हुई है।
सेरा सैनिटरी वेयर के Q3 नतीजों में मुनाफे और मार्जिन पर साफ दबाव देखने को मिला, जहां नेट प्रॉफिट 48.7% गिरकर 23.6 करोड़ रुपए रह गया। EBITDA भी 14% घटकर 51 करोड़ रुपए पर आ गया, जिसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ा। हालांकि बिक्री के मोर्चे पर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, क्योंकि रेवेन्यू 11% बढ़कर 599 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे ये साफ है कि डिमांड बनी हुई है, लेकिन बढ़ती लागत और खर्चों की वजह से मुनाफा फिलहाल दबाव में नजर आ रहा है। मारिको लिमिटेड ने हेल्थ और वेलनेस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कॉस्मिक्स वेलनेस में 60% हिस्सेदारी 226 करोड़ रुपए में खरीदने का बड़ा फैसला किया है। ये डील पूरी तरह कैश में होगी और सभी जरूरी शर्तें पूरी होने पर अगले 30 दिनों में इसके पूरे होने की उम्मीद है। ये अधिग्रहण फाउंडर्स से सेकेंडरी बायआउट के जरिए किया जा रहा है, जिसके बाद कॉस्मिक्स वेलनेस मारिको की सब्सिडरी बन जाएगी। कंपनी के पास वित्त वर्ष 29 के बाद तय माइलस्टोन्स पूरे होने पर बची हुई हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प भी रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन की साफ रणनीति दिखती है। वेलस्पिन इंटरप्राइजेज का Q3 प्रदर्शन कमजोर रहा, जहां शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 65.6% गिरकर 26.7 करोड़ रुपए रह गया। साथ ही राजस्व भी 12.2% घटकर 787 करोड़ रुपए पर आ गया, जिससे बिजनेस गतिविधियों में सुस्ती नजर आई। हालांकि EBITDA सिर्फ 2% घटकर 154.8 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 17.6% से 19.5% हो गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने लागत पर कुछ हद तक कंट्रोल रखा, लेकिन कमाई और मुनाफे पर दबाव बना रहा। गैलेंट इस्पात लिमिटेड का Q3 रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा, जहां मुनाफा सालाना आधार पर 12% गिरकर 100.4 करोड़ रुपए पर आ गया। साथ ही रेवेन्यू भी 4% घटकर 1073.6 करोड़ रुपए रहा, जिससे साफ दिखता है कि इस तिमाही में डिमांड और प्राइसिंग दोनों का दबाव रहा। ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव दिखा, जहां EBITDA 24% गिरकर 154 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 17.8% से घटकर 14.3% पर आ गया। इसके बावजूद रिजल्ट से पहले शेयर 585 रुपए पर बंद हुआ और दिन में करीब 4.9% की तेजी दिखी, जो बाजार की उम्मीदों को दर्शाता है। जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड का Q3 मुनाफा 32.4% गिरकर 47 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 69.4 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा, जिससे पता चलता है कि लागत बढ़ने का सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ा है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 2.5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी 2026 रखी गई है। इसके अलावा बोर्ड ने अमिता चैटर्जी की 5 साल के लिए दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिससे मैनेजमेंट में स्थिरता बनी रहेगी। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने Q3 में स्थिर और भरोसेमंद प्रदर्शन किया, जहां मुनाफा 7% बढ़कर 152 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 16.3% बढ़कर 6,665 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ग्रोथ मुख्य रूप से ट्रांसमिशन और बिल्डिंग सेगमेंट की मजबूत डिमांड से आई है। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत स्थिति में है, जो दिसंबर 2025 तक 63,287 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2026 में अब तक 19,456 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं और 7,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स में कंपनी सबसे आगे चल रही है। टाटा पावर कंपनी का Q3 रिजल्ट मिला जुला रहा, जहां मुनाफा हल्की बढ़त के साथ 1,194 करोड़ रुपए रहा और बाजार के अनुमान से बेहतर निकला। हालांकि रेवेन्यू 9.4% और EBITDA 9% की गिरावट के साथ दबाव में दिखा। ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने शानदार काम किया, जहां 919 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी गई और सोलर सेल और मॉड्यूल प्रोडक्शन में रिकॉर्ड लेवल हासिल किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की आय 26% बढ़ी और मुनाफा 2 गुने से ज्यादा हो गया। NHPC का Q3 रिजल्ट कमजोर रहा, जहां मुनाफा 5.2% घटकर 219 करोड़ रुपए पर आ गया। EBITDA में बड़ी गिरावट देखने को मिली और मार्जिन 44.4% से घटकर 9.5% रह गया, जो इस तिमाही की सबसे बड़ी चिंता रही। कंपनी ने 1.40 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी 2026 है। साथ ही NHPC ने कुछ रणनीतिक फैसले लिए हैं, जिसमें ओडिशा में फ्लोटिंग सोलर JV से बाहर निकलना और PTC इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर स्टेटस छोड़ना शामिल है। ट्रेंट लिमिटेड का Q3 रिजल्ट मिला जुला रहा, जहां मुनाफा सालाना आधार पर 2.7% बढ़कर 510 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार के अनुमान से थोड़ा कम रहा। इसके बावजूद कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ट्रैक पर बना हुआ दिखता है। रेवेन्यू 14.8% बढ़कर 5,345 करोड़ रुपए पहुंचा और EBITDA में 27.6% की मजबूत बढ़त देखने को मिली, जिससे मार्जिन 20.2% तक सुधर गया। ज़ूडियो और वेस्टसाइड जैसे फॉर्मेट्स की मजबूत डिमांड ने परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। कंपनी का रिटेल नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और अब 1100 से ज्यादा बड़े स्टोर्स 274 शहरों में ऑपरेट हो रहे हैं। Q3 वित्त वर्ष 2026 में 65 नए स्टोर्स खुले, जिसमें UAE का एक स्टोर भी शामिल है।
ग्लोबल हेल्थ का Q3 मुनाफा 33.6% गिरकर 95 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू 18.8% की अच्छी बढ़त के साथ 1121 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसका मतलब है कि ग्रोथ तो है, लेकिन लागत का दबाव ज्यादा रहा। एबिडा और मार्जिन दोनों में गिरावट देखने को मिली, जहां मार्जिन 25.2% से घटकर 19.4% रह गया। ये बताता है कि इस तिमाही में ऑपरेटिंग खर्च बढ़े हुए रहे। कंपनी ने मैनेजमेंट लेवल पर कई अहम नियुक्तियां और रीअपॉइंटमेंट्स को मंजूरी दी है, जिससे आगे के समय में ऑपरेशंस और गवर्नेंस को और मजबूत करने की तैयारी दिखती है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड ने Q3 में मजबूत नतीजे दिए, जहां मुनाफा 9.4% बढ़कर 64 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 18.4% बढ़कर 1350 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिडा में 32% की तेज बढ़त के साथ मार्जिन 11.3% से बढ़कर 12.6% हो गया, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में सुधार दिखाता है। इसके बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो मुनाफा वसूली का संकेत हो सकता है। टीम लीज सर्विसेज ने Q3 में ऑपरेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया, जहां एबिडा और मार्जिन में सुधार देखने को मिला। मुनाफा 46.8% बढ़कर 41.7 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3% रही और BFSI सेक्टर में इनसोर्सिंग की वजह से करीब 27,000 एसोसिएट्स की कमी आई। इसका असर जनरल स्टाफिंग और अप्रेंटिसशिप बिजनेस पर पड़ा। पॉजिटिव साइड ये रही कि स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग सेगमेंट में 30% की ग्रोथ दर्ज की गई, जिसमें GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से मजबूत डिमांड देखने को मिली। राइट्स लिमिटेड का Q3 रिजल्ट स्थिर और मजबूत रहा, जहां मुनाफा 2% बढ़कर 102 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 5.7% बढ़कर 608.6 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिडा में 21.5% की अच्छी बढ़त के साथ मार्जिन 23.4% तक पहुंच गया, जो बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को दिखाता है। कंपनी ने 1.90 रुपए प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है और रिजल्ट के बाद शेयर में हल्की तेजी भी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा